गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो नर जननांग में वर्षण की संरचना और नर जननांग से संबंधित सहायक जननांग, मुख्य जननांग, ये स्ट्रक्चर हमने समझी। आज हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र में गैमीट या युग्मक किस प्रकार से बनते हैं या किस प्रकार युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण मीन्स शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम इसको समझेंगे, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्षण के अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं जिसको हम शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। वो आपस में एक दूसरे के साथ कुंडलित रहती है, 2 से 3 शुक्र नलिकाएं, जिस प्रत्येक नलिका के अंदर क्या होता है, जनन उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी उपकला कोशिका पाई जाती है? जनन उपकला कोशिकाएं। अगर वो स्ट्रक्चर समझनी है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम। जनन उपकला कोशिकाएं बोलते हैं। ये जनन उपकला कोशिकाएं जो होती हैं वो भ्रूण के निर्माण के समय उसमें बन जाती है, लेकिन ये विभाजन नहीं करती है, ये स्थिर अवस्था में रहती है। जैसे ही प्यूबर्टी का मतलब यौवन की अवस्था स्टार्ट होती है या किशोरावस्था से जब वो बच्चा जो है वो बढ़ता है तो किशोरावस्था की अवस्था के अंदर आते थे यौवन प्रारंभ होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते बढ़ते उसमें जनन उपकला कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होते ही वो कोशिकाएं विभाजन करना शुरू कर देती है। उसको सक्रिय करने के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी होती है वो हाइपोथैलेमस ऑर्गन पाया जाता है। एक तरह की ग्लैंड है ये, जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थोड़ा सा ऊपर होती है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, GnRH। जननांग से संबंधित रिलीजिंग हार्मोन होते हैं GnRH। वो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, एक्टिवेट करता है। वो हार्मोन कहलाता है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो जननांगों को, मतलब कि जननांग जो भी होते हैं, चाहे वो नर में वर्षण हो और मादा में, इसको अंडाशय हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। जननांगों को क्या करता है, ये युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के लिए उत्तेजित करता है। मतलब कि FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इसको फॉलिकुलर उत्तेजक हार्मोन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो उस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, जननांग जो भी होते हैं, चाहे वो वर्षण हो या अंडाशय, दोनों में, टेस्टिस और ओवरी, वर्षण नर में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं, और अंडाशय मादा में पाए जाते हैं। तो दोनों ही प्राणियों के अंदर क्या करता है, ये युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ये प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। नर के अंदर कब स्टार्ट होता है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, यौनारंभ के अंदर स्टार्ट होता है। जबकि मादा के अंदर ये भ्रूण की अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मादा के अंदर जो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है वो भ्रूण अवस्था में, मादा जब भ्रूण अवस्था में होती है तभी से वो स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, हम उसको जब मादा जनन तंत्र में समझेंगे तो सब समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केवल नर जननांग में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन के नाम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो ये जनन उपकला कोशिकाएं किससे उत्तेजित होंगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होंगी। तो जनन उपकला कोशिकाएं हमने समझी थी, शुक्र नलिकाओं के अंदर पाई जाती है और उसके द्वारा उसके बराबर बार बार विभाजन होता है। तो विभाजन जो होगा वो कौन सा होगा, वो पहले देखते हैं कौन कौन सा विभाजन होगा। जनन उपकला कोशिकाओं में सबसे पहले विभाजन होगा माइटोसिस या समसूत्री विभाजन।
जिसके कारण जो कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं बनाती है। ये किससे बनेगी? ये जनन उपकला कोशिकाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। और उत्तेजित किससे होंगी? ये FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे स्रावित होगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। और पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जननांगों से संबंधित जो हार्मोन है उसको स्रावित करता है। गोनेडोट्रोपिन मीन्स, गोनेड मीन्स जनन, और ट्रोपिन मीन्स उससे रिलेटेड हार्मोन। ट्रोपिन स्रावित करने वाले, रिलीजिंग हार्मोन मीन्स स्रावित करने वाले हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये समसूत्री विभाजन करेंगे, जिससे अनेक स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। इन स्पर्मेटोगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, लगातार समसूत्री विभाजन होगा, और अनेक क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटोगोनियल सेल बनेंगे। और इस अवस्था को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, या इसको हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? अनेक सेल बनेगी समसूत्री विभाजन के द्वारा, और उस अवस्था को क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था, जिससे एक समसूत्री विभाजन फिर दूसरा, फिर इस तरह से अनेक कोशिकाएं बन गई। अब उस स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ कोशिकाएं जो अपने आप को परिपक्व करने के लिए क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाओं के साथ अटैच हो जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं हमने समझा था, सर्टोली कोशिकाओं से अटैच होती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? ये शुक्र जननलिकाओं के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए स्पर्मेटोगोनिया को परिपक्व करती हैं, उन्हें मैच्योर करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। तो उसमें से कोई ये जो सेल होंगी गुणनखंड प्रावस्था के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी, वो क्या करेंगी? अब में से कोई एक कोशिका जो होगी वो क्या करेगी? अपने आप को उस सर्टोली कोशिकाओं के साथ जोड़ लेगी और अपने आप को क्या करेगी? वो पोषण प्राप्त करेगी। उस पोषण से उसका आकार बढ़ेगा। इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, इसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने वाली जो स्टेज है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, इसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, या इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था के द्वारा क्या होता है? ये कोशिकाएं अपने आप को क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाओं के साथ अटैच कर लेती हैं। वो कोशिकाएं जो होती हैं, इस अवस्था को हम बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। और वृद्धि प्रावस्था के अंदर जो कोशिका बनती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं, जो अपने आप को ग्रोथ फेज में आकार को बड़ा कर लेती है। अब इस कोशिका में क्या होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होने का मतलब ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट, या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसके कारण क्या बनते हैं? दो कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं द्विगुणित होती हैं, ये भी द्विगुणित होती हैं, ये भी द्विगुणित होती है, ये भी द्विगुणित, क्योंकि सभी किससे बने हुए हैं? समसूत्री विभाजन से बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सर्टोली कोशिकाओं के साथ जुड़ी और अपने आप को उसने परिपक्वन के लिए तैयार किया, तो अब यहाँ पर परिपक्वन के प्रथम विभाजन होता है, उसे हम बोलते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे भी होता है तो उससे क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। कब? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब हुआ। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा दो चरणों में होता है। हमने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा दो चरणों में होता है। जब पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसी की में क्या हुआ? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसको हम मियोसिस सेकंड बोलते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ तो जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका हैं, वो फिर 4 अगुणित कोशिकाओं में बदल जाते हैं। वो किस में बदलते हैं? 4 अगुणित कोशिकाओं में बदलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व। शुक्राणु पूर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अभी पूरी तरह से शुक्राणु के रूप में बदलने नहीं है। अगुणित क्या बनाते हैं? ये स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व बनाते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को हम मोटे रूप से कह सकते हैं मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन या परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था प्रथम और परिपक्वन द्वितीय। परिपक्वन प्रथम और द्वितीय जब पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास 4 अगुणित स्पर्मेटिड हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? फिर परिपक्वन होता है, या इसको ये कहें कि इनमें अब क्या होगा? परिपक्वन होगा और उससे क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? शुक्राणु नहीं बना, शुक्राणु पूर्व बना, शुक्राणु पूर्व बना। तो अभी जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ उसको 2 चरणों में बताया गया है। या पूरा जो स्पर्मेटिड का निर्माण है मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। एक अवस्था को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें सभी के सभी विभाजन क्या होते हैं? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे अनेक स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। उसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया जो होगी अपने आकार को बढ़ाएगी और वो किस में बदल जाएगी? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा? 2 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, मैच्योरेशन फर्स्ट और मैच्योरेशन सेकंड, जिसको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड भी बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय, जिसके कारण अगुणित स्पर्मेटिड बनते हैं। या ये कहें कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? स्पर्मेटिड, या हम ये कहें स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में इसको ये कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो कोशिका है वो क्या बनाई? अगुणित शुक्राणु पूर्वी। ये क्या होती है? डिप्लॉइड होती है और ये हैप्लॉइड होती है। एक से कितने बने? ये 4 स्पर्मेटिड बने, शुक्राणु पूर्वी बने। इसके अंदर 3 अवस्थाएं पूरी हुई, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, जिसको हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था, जिसके कारण अगुणित शुक्राणु पूर्व का निर्माण हुआ। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के निर्माण को हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोसिस, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। शुक्राणु पूर्व का निर्माण हुआ। अब ये शुक्राणु पूर्व जो होंगे वो आगे जाकर किस में बदलेंगे? मैच्योर स्पर्म या परिपक्व शुक्राणु में बदलेंगे, परिपक्व शुक्राणु बदलेंगे। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। या शुक्राणु पूर्व से शुक्राणुओं का निर्माण को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको हिंदी में एक नाम और दिया गया है शुक्र कायांतरण। इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस से अगुणित शुक्राणु पूर्व बने, अगुणित शुक्राणु पूर्व से फिर क्या हुआ? परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये क्या है? अपरिपक्व हैं, मतलब कि इनके अंदर अभी पूरी तरह से मोटिलिटी या चलता प्रदान नहीं हुई है, वो अचल हैं, अभी चलने के लायक नहीं है। इनका वापस क्या होगा? उसका कायांतरण होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। उस चेंजेस को करने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु कायांतरण। तो ये प्रोसीजर अब हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु की संरचना क्या होती है, वो भी हम समझेंगे। किस प्रकार स्पर्मेटिड है वो शुक्राणुओं में बदलता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस किस प्रकार से होता है वो हम अलग से वीडियो होगा उसमें आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।
ये मुख्य रूप से टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक जो टॉपिक है प्रत्येक पॉइंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ो और कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक का निर्माण। गैमेटोजेनेसिस या इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक निर्माण। 2 चरणों में होता है। पहला स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइटोसिस हुआ जिससे स्पर्मेटिड बने, और स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2 चरणों में युग्मक का निर्माण होता है। पहले चरण में जरणुकुला कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणुपूर्वी बने, जो जरणुकुला कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं और शुक्राणुपूर्व जो होती हैं अगुणित होते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को 3 चरणों में बांटा गया, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसके अंदर हम शुक्राणु किस प्रकार से कायांतरित होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस किस प्रकार से होता है और उसकी संरचना क्या होती है, शुक्राणु की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।